Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से। आज पढ़ेंगे हम कि वेपोरेशन कैसे होता है और कुछ कुछ उससे वर्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या फिर टेम्परेचर और वेलोसिटी से कैसे वेपोरेशन इफेक्ट होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, राइट। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट कि एवेपोरेशन होता कैसे है। तो बहुत ही सिंपल है, एवेपोरेशन कैसे होता है भाई। हीट एनर्जी आती है, वाटर को इवेपोरेट करती है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो इवेपोरेट हो जाता है, यही तो होता है बेसिक कंसेप्ट। अब एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? देखो, जितना भी आपने इसको हीट एनर्जी दिया, ठीक है, जिससे वो इवेपोरेट हो गया, जितना भी हीट दिया उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, जितना भी हीट एनर्जी आपने दिया वाटर को लिक्विड टू गैसियस स्टेट कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम इसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? लेटेंट का क्या मतलब है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। एक्चुअली में इसका मतलब होता है हिडन, जो कि दिखाई ना दे, राइट। तो क्या होता है कि जब अब मान लो आपका वाटर जो है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आपका वाटर जो है वो अभी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप इसको हीटअप करते हो। आपने हीटअप किया तो ये 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, ठीक है। तो अभी ये जो हीट दे रहे हैं वो नहीं है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वो नहीं है, ध्यान रखना। अभी 50 से 100 तक हमने इसको पहुंचा दिया टेम्परेचर, बट बट क्या होता है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड वाटर है, ठीक है, लिक्विड है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट वो लिक्विड स्टेट में है, वो लिक्विड वाटर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो लिक्विड है और 100 डिग्री सेल्सियस पे है। बट अब इसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको हीट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हम उसको लेटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ना, ये 100 ही रहता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, ये बस इसका स्टेट कन्वर्ट करता है लिक्विड टू गैशियस, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये जो वेपर होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, ठीक है, और ये भी लिक्विड वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो आपने इसको जितना हीट दिया अभी, इसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को हमको कितना हीट देना है, लिक्विड वाटर को, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन इफेक्ट कैसे होगा, कैसे कैसे इवेपोरेशन हो सकता है? तो सबसे पहले हम एक घर का एग्जांपल देखते हैं। जब आपके कपड़े गीले होते हैं और आपको कपड़ों को सुखाना होता है, तो आप क्या करते हो? आप उसको धूप में रखते हो, है ना। आप उसको धूप में रखते हो, सनशाइन दिखाते हो। तो सनशाइन जब आप दिखाते हो तो उससे क्या होता है, सनशाइन जो है वो वाटर को पानी से, मतलब कपड़ों से इवेपोरेट कर देती है, तो आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो एक तो हो गया ये सन वाला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो गया। तो अब देखा होगा गर्मियों में ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कम सूखते हैं, राइट। क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो कम ही एनर्जी में ये पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जब विंटर्स होती हैं तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो मतलब कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो मेरा एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा ये है कि मान लो ना मेरे को बाहर नहीं रखना है, मान लो मेरे घर में धूप नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं घर के अंदर ही रखूँगा, बट मैं पंखा चला दूँगा, है ना। ऐसे भी देखा होगा कभी आपने कि आपको कोई कपड़े सुखाने हो, तो आप पंखा चला दो तो वो सूख जाते हैं रात भर में, है ना। तो वो क्यों सूखते हैं रात भर में? क्योंकि आपने विंड का वेलोसिटी बढ़ा दिया। क्या मतलब है इसका, देखो बताता हूँ। देखो, जब आपने कपड़े टांगे थे, ठीक है, जब आपने कपड़े टांगे थे, तो क्या था कि जो आपके घर में एयर थी, उसने इसमें जो भी मॉइस्चर था, जो भी गीला कपड़ा था, तो मॉइस्चर होगा इसमें, वो मॉइस्चर को ये लेके चली जाती है। ओशंस के ऊपर जब विंड ब्लो करती है, तो वहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि वो मॉइस्चर लेके जा चली जाती है, राइट। इसी टाइप से ही आगे जाके क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल आती है ना। तो वैसे ही कपड़ों में से भी होता है।
कपड़े भी क्या होते हैं, कपड़ों में भी जो मॉइस्चर होता है वो सारा विंड में चला जाता है, ठीक है। तो विंड में चला जाता है तो इसीलिए कपड़े सूखते हैं। बट मैंने जब पंखा चलाया तो मैंने क्या किया कि इस विंड, जो भी विंड यहाँ पे आ रही थी, मैं उसको जल्दी जल्दी रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विंड आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉइस्चर ले पाए। समझ रहे हो? मान लो मैं पंखा नहीं चलाता, लेट्स से मैं पंखा नहीं चलाता, तो क्या होता कि जो यहाँ पे एयर होती, ठीक है, वो मॉइस्चर ले लेती, मॉइस्चर इसमें से ले लेती, बट वो सैचुरेट हो जाती, ठीक है। अब कोई नई एयर नहीं आ रही है मेरे पास इसका मॉइस्चर लेने के लिए, तो इसको टाइम लगता सूखने में। बट जब मैंने पंखा चला दिया तो मैंने क्या किया कि इस एयर को, ये जो एयर थी, इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये सैचुरेट हो चुकी थी, फिर नई एयर आ गई, फिर नई एयर में वाटर वेपर आया, ठीक है, फिर वो उसको भी भगा दिया मैंने क्योंकि ब्लो कर रही है, फिर एक नई लेयर आ गई एयर की, फिर उसने भी वाटर वेपर खींच लिया, तो ये जल्दी सूख जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ करूँगा, जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ करूँगा विंड की, तो भी मेरा एवेपोरेशन बढ़ेगा, राइट? तब तो भी मेरा एवेपोरेशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो वही दोनों चीज़ें हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी एवेपोरेशन बढ़ता है और वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ाने से भी हमारा एवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो सैचुरेटेड एयर को रिप्लेस कर देती है अनसैचुरेटेड से। सैचुरेटेड बताया था ना, जिसमें वाटर वेपर अपना मैक्सिमम रीच कर गया है, अब वो आगे और होल्ड नहीं कर सकता वाटर वेपर को, तो फिर वो अनसैचुरेटेड से उसको रिप्लेस कर देती है। तो जो अनसैचुरेटेड एयर होती है वो फिर वाटर को ले लेती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन तो पता ही है हमको कि भाई जब पानी जो है वो गैस से लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो क्या होता है कंडेंसेशन? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर, राइट। तो ये जो ग्लास के ऊपर ओस आके वाटर वेपर गिरती है, अभी बताया था ना पीछे कि भाई जो ग्लास, जब ठंडा ग्लास होता है और आप बाहर रखते हो तो बाहर से पानी टपकने लगता है ना, तो वो क्या होता है, वो एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन, करेक्ट। तो क्यों होता है? क्योंकि हीट लूज अप हो जाती है, एयर कूल हो जाती है, हीट लूज अप हो जाती है, तो वो उसका वाटर वेपर कैरी करने का कैपेसिटी क्या होता है, वो हो जाता है डाउन। तो जब वाटर वेपर कैरी करने का कैपेसिटी डाउन हो जाता है तो जितना भी एक्सेस वाटर वेपर एयर में होता है वो कंडेंस हो जाता है, करेक्ट। यही बोल रहा है वो कि व्हेन द मॉइस्ट एयर इज कूल्ड इट मे रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजेस। सीजेस मतलब कि रुक जाती है, अब वो वाटर वेपर ऑल नहीं होल्ड कर सकती। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सेस वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चला जाता है, ठीक है। अब कोई भी अगर चीज़ ना, अगर मैं मान लो आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दूँ तो उसको मैं बोलता हूँ सब्लिमेशन। कोई भी, जब भी कोई भी एक स्टेट स्किप होता है ना, चाहे वो सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ हो, जनरली आइस क्या होता है, पहले आइस मेल्ट होती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती है, फिर वेपर में कन्वर्ट होती है, राइट। अगर मैं यहीं से यहाँ डायरेक्ट चला जाऊँ, अगर मैं सॉलिड आइस से डायरेक्ट इसको वेपर में कन्वर्ट कर दूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, करेक्ट। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम द कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा वर्ड सा वर्ड लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों सिंपल नहीं लिख पाते हैं ये लोग। ये होते क्या है हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई? देखो क्या होता है, जब भी बारिश, मतलब फॉग देखा है कभी? फॉग, फॉग में क्या होता है ना कि फॉग में क्या होता है कि डस्ट के कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वहाँ पे जाके जब ये पानी कंडेंस हो जाता है ना इसके अराउंड, तो उसको हम बोल देते हैं, वो उस जब ये खूब सारा कलेक्शन हो जाता है उसको हम बोलते हैं फॉग, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो बीच का डस्ट पार्टिकल है ना जिसके अराउंड वाटर कंडेंस हो गया, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक, सॉल्ट फ्रॉम द ओशियन, ये जितना भी पार्टिकल हैं जिसके अराउंड वाटर कंडेंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके अराउंड वाटर कंडेंस हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग मतलब वाटर इसके पास आके कंडेंस हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। Condensation takes place when the moist air comes in contact with some cooler object and it may also take place when the temperature is close to the dew point, right। दो चीज़ें देखी थी हमने, एक तो ऐसा देखा था कि भाई जब आपने ग्लास, ठंडा ग्लास का पानी रखा बाहर, तो और जब एयर, मॉइस्ट एयर इससे टकराई तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, है ना। तो ये कूलर ऑब्जेक्ट है, इसका जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। एक तो ये था, और एक होता है सर्दियों में।
सर्दियों में वो होती है ना, फॉग होती है, बहुत ज़्यादा फॉग होती है, और कोहरा जिसको बोलते हैं। तो वो कोहरा क्या होता है? कोहरा इज़ बेसिकली वाटर वेपर। वाटर वेपर होते हैं बेसिकली, क्या होता है कि अर्थ की जो लोअर लेयर होती है जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे दिन में क्या होता है, खूब सारे व्हीकल्स चलते हैं, तो डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह सब निकलता है। और उसी जब स्मोक पार्टिकल्स में ये ठंडी हवा जो है, जो भी मतलब हवा जो है, गर्म हवा जो है, वो जब कंडेंस कर जाती है, अपना वाटर वेपर जब उसका कंडेंस कर देती है, तो वो सारा मिलके फॉग बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ड्यू पॉइंट रीच कर जाता है। ड्यू पॉइंट अभी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो एयर है वो अपना मॉइस्चर को लूज़ कर देती है ना, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये है ड्यू, राइट, यही ड्यू है। सर्दियों में आता है ड्यू, जब आपने देखा होगा सन सन जब आता है तो आपको दिखता है ना, सुबह सुबह उठते हो तो ये ड्यू सा दिखता है, तो वो ड्यू यही होता है ना। तो कंडेंसेशन किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडेंसेशन को इफेक्ट करते हैं? तो वो है वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, डेफिनेटली प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर से बात करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल है वो। तो कंडेंसेशन कब होता है? हमने देखा था कि कंडेंसेशन कब होता है कि टेम्परेचर जब हम एयर का डाउन करते हैं, तभी पानी निकल जाता है उससे, है ना, तभी मॉइस्चर उसका होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाता है, और वो एज अ वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाता है, करेक्ट। तो जब हम एयर का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं टू द ड्यू पॉइंट, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, करेक्ट। यही वो बोल रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे एयर का तो वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वॉल्यूम देख लेते हैं। अभी टेम्परेचर में देख लिया कि भाई टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो वो कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का भी कर देते हैं। तो याद करो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी पड़ा है, ग्लास को आप एयर मान लो, ठीक है, ग्लास को आप एयर मान लो, और ये जो पानी पड़ा है ये वाटर वेपर है। फिर जब हम इसको हीट कर रहे थे तो हमने ये क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो पानी है वो एज अ वाटर वेपर चला जाएगा ऊपर, तो इसका लेवल पहले यहाँ था तो अभी यहाँ आ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मैंने आपको ये बताया था कि इसका वाटर, अब मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल सकता हूँ, करेक्ट, इतना ज़्यादा पानी इसमें डाल सकता हूँ मैं, है ना, तो इसका वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया रीज़न। ठीक है, अब मान लो इसका वॉल्यूम यहाँ तक था, ठीक है, इसका वॉल्यूम यहाँ तक था, इसमें इतना पानी था। अब मैं मान लो इसका वॉल्यूम, इस ग्लास को ही छोटा कर दूँ, मान लो मैं ग्लास को ही इधर कर दूँ, ग्लास को ही मैं ना इधर इतना कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसमें कम वाटर वेपर आ पाएगा ना, कम पानी आ पाएगा। जो पहले इतना पानी आ रहा था वो अब बस इतना ही आ पाएगा। तो क्या हुआ, अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर को अगर हमने कम कर दिया तो क्या होगा, उसका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि व्हेन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस, तो कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा ना। अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा बचा था, एक्स्ट्रा वाटर वेपर था इसमें, वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा कंडेंस हो जाएगा, है ना। तो वो यही बोल रहा है, समझ में आ गया कि अगर मैं ये पूरे का वॉल्यूम, पहले इतना वाटर वेपर होल्ड कर पा रहा था, अब मैंने एयर का वॉल्यूम कम करके इतना कर दिया, अगर अगर मैंने इतना कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ जाएगा, वो कंडेंस होके बाहर चला जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जब मैं रिड्यूस करूँगा तो मेरा कंडेंसेशन भी हो जाएगा, कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा ये कि व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, ऑब्वियसली जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन में ये होता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो पानी होता है एज अ वाटर वेपर, वो एयर में ऐड हो जाता है, राइट। तो जब भी मॉइस्चर ऐड होगा इवेपोरेशन से, तब भी कंडेंसेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई आप एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्चर ऐड कर रहे हो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एयर का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा, है ना। अब उस 100% के बाद जब आप और वाटर वेपोरेट करके इसमें डालोगे तो एक्सेस वाटर क्या होगा, एक्सेस वाटर कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, और एज अ रेनफॉल गिरेगा, राइट। तो यही बोला है, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द सैचुरेटेड एयर थ्रू इवेपोरेशन। तो जब भी आप एयर में इवेपोरेशन के थ्रू ऐड करोगे मॉइस्चर, तो सैचुरेशन के बाद वो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कंडेंस हो जाएगा, करेक्ट। फिर इसके फॉर्म्स क्या हैं, कंडेंसेशन किन किन फॉर्म्स में होता है। तो एक है ड्यू, ड्यू तो हमने बता ही दिया कि ये है ड्यू, राइट। सर्दियों में जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, एयर का जो मॉइस्चर होता है वो ऑब्जेक्ट्स पे जाके, कूलर ऑब्जेक्ट्स पे जाके कंडेंस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, दिस इज़ ड्यू। उसके बाद एक आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, ये वाटर का ड्रॉपलेट है ना, अगर यही स्नो में कन्वर्ट हो जाए,
अगर यही स्नो होती, वाटर वेपर की जगह अगर यही स्नो होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। एक होता है फॉग और एक होता है क्लाउड्स। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट ये ध्यान रखो कि कंडेंसेशन जब भी होता है ना, हमने ड्यू पॉइंट की बात करी थी, याद है? ड्यू पॉइंट क्या था कि जहाँ पे जो मॉइस्चर है एयर का, जो भी मॉइस्चर है एयर का, वो जहाँ पे कंडेंस हो रहा है, वो जब भी वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यू पॉइंट। कुल मिला के दैट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा होता है, चाहे वो वाटर वेपर में हो चाहे वो स्नो में हो। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे एयर का जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होता है, वो एयर अपना मॉइस्चर लूज आउट करती है ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। वो टेम्परेचर पे उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अब मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये ड्यू पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी मैं बता देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट सबको मालूम है, जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है या स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीज हो गया, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है। तो मान लो कि क्या है, कंडेंसेशन पहली बात तो दोनों दोनों केसेस में होता है, चाहे ड्यू पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, ठीक है, चाहे ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो। ठीक है, तो चाहे ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हो चाहे ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो, दोनों केस में कंडेंसेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप वहाँ चले गए, आर्कटिक में चले गए या रशिया में चले गए, जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो कंडेंसेशन हो रहा होता है ना, जो मॉइस्चर जो इसमें होता है एयर में, वो जब कंडेंस करता है तो उसका टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वो वाटर की ड्रॉपलेट में कंडेंस नहीं होता है। समझ रहे हो? वाटर की ड्रॉपलेट में कंडेंस नहीं होता है, वो किस में कंडेंस हो जाता है, स्नो में। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है ना वहाँ पे, जर्मनी में जाओगे आप, यूरोप में जाओगे, या फिर क्या बोलते हैं, इधर साइबेरिया, इधर जाओगे तो वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो स्नोफॉल क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर क्या होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे जो वाटर है वो फ्रीज़ हो जाता है, मतलब स्नो में फ्रीज़ हो जाता है, स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है, इसका क्या बोलने का मतलब है, इसका बोलने का मतलब है कि जो साइबेरिया वगैरह या फिर जर्मनी या यूरोप, इस साइड जो यूरोप पूरा है, ठीक है, जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जब वहाँ पे मॉइस्ट एयर कंडेंस करती है। अब कंडेंस करेगी तो कौन से टेम्परेचर पे करती है, हमने क्या पढ़ा था, वो टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है ड्यू पॉइंट। अब ये टेम्परेचर, ये जो ड्यू पॉइंट जिस पे कंडेंसेशन हो रहा है, ये अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे वो वाटर जो है वो स्नो में कन्वर्ट होता है, अगर उससे कम है, तो जो कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर का, वो किस में होगा, स्नो में होगा। करेक्ट, क्योंकि स्नो बन जाएगा ना। जो भी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे भी ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर जब कंडेंस हो रहा है, वो अगर फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है लेट से, और जिस टेम्परेचर पे वो कंडेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो साइबेरिया वगैरह होते हैं यहाँ तो टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, तो वहाँ अगर लेट से टेम्परेचर -5 है, तो जो वाटर वेपर कंडेंस हो रहा होगा वो किस में होगा, 0 डिग्री से नीचे है, तो ये स्नो बन जाएगा ना डायरेक्ट, ये लिक्विड वाटर थोड़ी बनेगा। वाटर तो 0 डिग्री के ऊपर बनता है ना। तो जब भी ये -5 सराउंडिंग एंड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, मतलब 0 डिग्री से अगर सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे होगा, -5 होगा, तो क्या होगा, ये जो वाटर वेपर कंडेंस होगा वो किस में हो जाएगा, स्नो में कंडेंस हो जाएगा, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि अगर ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा फ्रॉस्ट। ठीक है, तो स्नो बन जाएगा। करेक्ट, और वही अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से बड़ा है, बड़ा कब होता है, जो नॉर्मल ट्रॉपिक में रीजन्स होते हैं, इंडिया में ड्यू पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बड़ा होता है। नॉट इंडिया, मतलब ऑब्वियसली सेंट्रल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो वाटर वेपर जो कंडेंस होता है, और वो बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेट से 5 2 3 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही है सर्दियों में भी टेम्परेचर ना। मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है बाहर टेम्परेचर, तो ये जो वाटर वेपर जो कंडेंस होगा वो किस में होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट में ही होगा ऑब्वियसली। और यही चीज़ अगर मैं 5 डिग्री से -5 कर दूँ, तो यही सेम चीज़ जो वाटर वेपर अभी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा था, वो वाटर ड्रॉपलेट में ना कन्वर्ट होकर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा स्नो में कन्वर्ट। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रॉस्ट। तो कंडेंसेशन दोनों में होता है, चाहे वो ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो, चाहे वो ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो, दोनों में होता है। अगर नीचे होगा पॉइंट कंडेंसेशन का तो उसको हम बोल देते हैं स्नो, तो स्नो बनता है, ऑब्वियसली स्नो बनेगा। और अगर ऊपर होता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो ये इन्होंने बताया कि देखो ड्यू पॉइंट जब फ्रीजिंग पॉइंट से बड़ा होता है
when the moisture is deposited in the form of water droplets on the cooler surface of the solid objects rather than the nuclei in the air above the surface, such as stones, ठीक है, grass blades, plant leaves. Ideal condition for its formation are clear. अब देखो क्या बोल रहा है, इतना बड़ा बकवास कर दिया इसने. क्या बोल रहा है कि देखो जो ड्यू होता है, ड्यू कब बनता है? ड्यू बनता है जब ये जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में ही कंडेंस नहीं होता है, वो किसी कूलर ऑब्जेक्ट पे जाके कंडेंस होता है. जैसे ग्रास हो गई, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की लीव्स हो गई. अगर वो एटमॉस्फेयर में ही कंडेंस कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फॉग. ठीक है, उसको हम बोल देंगे फॉग. अगर अगर वाटर वेपर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड कंडेंस हो जाएगा एयर में ही, तो क्या बना देगा? तो बना देगा फॉग. और अगर ये पत्तों पे हो रहा है, कोई कार खड़ी है, कार पे हो गया कंडेंस, तो ये सब जो सिनेरियो है इसको हम बोलते हैं ड्यू. ड्यू इज़ दिस. ड्यू इज़ नॉट कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है. ठीक है, उसको हम फॉग बोलते हैं. ठीक है, अब इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या हैं? आइडियल कंडीशंस ड्यू के बनने के लिए क्या क्या हो सकती हैं बताओ? एक तो क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए. ये इस सिमिलर टाइप के आपने रीजंस कहाँ पढ़े थे बताओ मेरे को? सिमिलर टाइप के रीजंस हमने टेम्परेचर इन्वर्जन में पढ़े थे, याद है? उसमें भी ऐसे क्लियर स्काई होना चाहिए, काम क्लियर स्काई होना चाहिए, है ना, विंटर की नाइट्स बड़ी होनी चाहिए. तो वही सेम चीज़ बोल रहा है. टेम्परेचर इन्वर्जन भी तो ऐसे ही होता है ना कि नीचे जो लेयर होती है वो कोल्ड होती है, ऊपर वार्म होती है. तो जब हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. यही था. तो ड्यू ड्यू का भी कंसेप्ट सेम ही तो है. ड्यू में क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो एयर है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो कंडेंस होगा. ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई. दूसरी क्या है कि काम एयर होनी चाहिए. काम एयर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई अगर काम नहीं होगी और बहुत ही टर्बुलेंट एयर होगी तो क्या होगा? एयर तो यहाँ पे आएगी, तो अगर ऐसे काम एयर नहीं होगी तो क्या होगा? ऊपर वाली वार्म एयर नीचे वाली कोल्ड एयर से मिक्स हो जाएगी, और फिर क्या होगा? फिर जो एयर है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एयर का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो कंडेंस थोड़ी करेगी, उसका तो और बढ़ जाएगा ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो इसीलिए काम एयर होनी चाहिए. स्काई क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए. कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स इसलिए होनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमको कम करना है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कम करना है, तभी वो कंडेंसेशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. करेक्ट. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं. बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को. और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.